आप चाहें कोई भी माल बना लें, कोई भी माल खरीद के ले आवें, अगर आपको उसे बेचना नहीं पता है तो व्यापार कहाँ से होगा। स्वागत है आपका ए डीप डाइव बाय दीप मिश्रा में, और हम चर्चा कर रहे हैं अपने इजी बिज टिप्स के उन वीडियोस के बारे में जिनमें हम आपको ये बताते हैं कि एक छोटा सा व्यापार अगर किया जाए तो कौन कौन सी सावधानियाँ रखी जाएं। और इसी में से एक सावधानी ये है कि हम जो व्यापार करने जा रहे हैं उसकी मार्केटिंग हम कैसे करेंगे, मतलब उसका माल हम कैसे बेचेंगे। अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं तो भी, या ट्रेडर हैं तो भी, या मान लो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी सर्विस हम कैसे बेचेंगे। मतलब मेन चीज़ क्या है कि माल को या सर्विस को बेचना, क्योंकि इसी बेचने से ही रेवेन्यू आता है। पूरे बिजनेस की रीढ़ यही है कि अगर माल बिकेगा नहीं, सर्विस हमारी बिकेगी नहीं, तो हम करेंगे क्या, किस लिए हम दुकान खोल के बैठे हुए हैं। उसके लिए ज़रूरी क्या है कि जब हम अपना बिजनेस प्लान बना रहे थे उसी समय हमको ये सोचना चाहिए था कि जो काम हम करने जा रहे हैं, जिस प्रोडक्ट या सर्विस का, उसकी मार्केट कहाँ कहाँ है, किन किन लोगों के बीच में हमको ये माल बेचना है, कौन कौन इसके संभावित खरीदार हो सकते हैं, हमारे माल के रेट क्या हो सकते हैं, है ना, एक्सपेक्टेड रेट क्या होगा, मार्केट में और जो दूसरे लोग उस माल को बेच रहे हैं उनके रेट क्या हैं। मतलब कंपटीशन होता है ना हर चीज़ में तो। और ये चीज़ सर्विसेज में बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि मटेरियल में तो एक बार रेट सामने दिखाई पड़ रहा होता है, क्योंकि उसमें उसकी कॉस्टिंग कैलकुलेट करना बहुत ईजी होता है, लेकिन सर्विसेज की कोई कॉस्टिंग कैलकुलेट करने का सामान्यतः कोई पैमाना नहीं है। एक उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर 1000 रुपये में पर्चा बना रहा होता है और एक डॉक्टर 50 रुपये में दवा दे रहा होता है। कितना अंतर है, 20 गुने का अंतर है रेट का। लेकिन दोनों लोगों को अपना काम चल रहा होता है। 1000 रुपये जो पर्चा बना रहा है उनका भी अपना चल रहा होता है, क्योंकि उनका अपना एक कस्टमर बेस है, उनका एक कस्टमर जिसको क्लास है। और जो 50 रुपये में दवा बेच रहे हैं, डॉक्टर दवा दे रहे हैं, उन्होंने ये सोच रखा है कि हमको समाज की सेवा करनी है, तो वो इसलिए छोटे छोटे गरीब लोगों का इलाज कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर 50 रुपये भी हमने इनसे ले लिए हैं दवा देने के, ये भी हमारे लिए बहुत है, क्योंकि हमें इनकी मानवता की सेवा करनी। वो उस तरीके से, उस दृष्टि से उस काम को कर रहे हैं, और इसलिए उनकी काम करने की वैल्यूएशन आप नहीं कर सकते हो। सर्विसेज का वैल्यूएशन बहुत मुश्किल होता है, लेकिन माल का वैल्यूएशन आसान होता है। तो माल के बेचने के लिए सबसे, माल सर्विसेज भी जोड़ लें तो जैसे मान लो हम अभी डॉक्टर का ही जिक्र कर रहे थे, तो डॉक्टर की दुकान कहाँ चलेगी, डॉक्टर का क्लिनिक कहाँ चलेगा, जो रेजिडेंशियल इलाका है। जैसा कि हमने तो एक बार बताया था आपसे कि चाय की दुकान कहाँ चलेगी, जो कॉमर्शियल इलाका होगा, जहाँ स्टूडेंट्स रह रहे होंगे, जहाँ आसपास स्कूल कॉलेजेस होंगे, या जहाँ पर ऑफिसेज होंगे। डॉक्टर का क्लिनिक कहाँ चलेगी, जहाँ लोग रह रहे होंगे, क्योंकि स्कूल कॉलेज के आसपास या ऑफिसेज के आसपास डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। वहाँ तो आदमी काम करने आया, काम निपटा के चला जाएगा। डॉक्टर की ज़रूरत कहाँ पर है, जहाँ लोग रह रहे हैं। वहीं पर आदमी सामान्यतः जो बीमार पड़ेगा वो जाके दिखाएगा जाके। तो एरिया कौन सा है आपका, कस्टमर बेस आपका कौन सा है। जैसे मान लीजिए 1000 रुपये में आप पर्चा लिखने का मूड बना के बैठे हैं डॉक्टर साहब, तो उनको कानपुर में अगर हम सोचें तो स्वरूपनगर जैसा इलाका उनके लिए ठीक है। लेकिन वही डॉक्टर स्वरूपनगर में अगर कोई 50 रुपये में दवा देने वाला बैठेगा तो चले नहीं, लोग उसकी वैल्यू नहीं समझेंगे। वो कहाँ चलेगा, वो एक ऐसी जगह चलेगा, ऐसी बस्ती के पास चलेगा जहाँ गरीब दबके के लोग रहते हैं। जैसे अपना ये मान लें चुन्नीगंज के आसपास का इलाका, जहाँ पर कि अपने मतलब कम पैसे अर्न करने वाले लोग रहते हैं ना। इसी तरह की कोई भी इलाका हम समझ लें जहाँ कम पैसे अर्निंग करने वाले लोग रहते हैं। तो कस्टमर की पसंद क्या है, कस्टमर की ज़रूरत क्या है, उसके हिसाब से आपको प्लेस चुनना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको अपनी मार्केट बनानी पड़ती है, उसके हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइस रखनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें मार्केट की रिसर्च में आती हैं। तो मार्केटिंग के जो रिसर्च है, मार्केट से संबंधित जो रिसर्च है, अगर ये हमने पहले से करके नहीं रखा है तो हमारे व्यापार को चलने में कठिनाई भी आएगी, हो सकता है पूरा फेल हो जाए। जैसे हमने बताया
कि 50 रुपए में दवा देने वाले का काम स्वरूप नगर में नहीं चलेगा, और वहीं अगर किसी गरीब बस्ती में है तो वहाँ पर 1000 रुपये का पर्चा लिखने वाले डॉक्टर की दुकान नहीं चलेगी। दोनों तरह के जो अपने कस्टमर्स हैं, सबके अपने अपने अलग अलग कस्टमर बेस हैं। जैसे कि 50 रुपये वाले जो 50 रुपये में दवा डॉक्टर साहब दे रहे हैं वो स्वरूप नगर में नहीं चलेंगे। जो 1000 रुपये में पर्चा लिख रहे हैं वो ऐसी जगह नहीं चलेंगे जहाँ पर कि गरीब लोग रहते हैं। इसी तरह की कोई भी उदाहरण हम दे सकते हैं कि मान लीजिए कपड़े का काम आप कर रहे हैं, तो जो सस्ते कपड़े हैं वो आपके ऐसी जगह पर चलेंगे जहाँ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं। आपका बड़ा शोरूम जो है जिसमें कि पता लगा 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये वाले कपड़े बिक रहे हैं, वो आपको ऐसी जगह चलेंगे जहाँ पर कि अमीर लोग रहते हैं, ज़्यादा पैसे वाले लोग रहते हैं। तो इस तरीके से मार्केट का कस्टमर आपका कौन है, इसके हिसाब से आपकी बिजनेस का एरिया भी डिफाइन हो जाता है। अच्छा, इसके लिए है क्या कि जो काम आपने सोचा है उसके लिए आपको हर तरह की एनालिसिस करनी पड़ती है, मार्केट का सर्वे करना पड़ता है, मतलब जानकारी करनी पड़ती है, पूछना पड़ता है लोगों से, कस्टमर से जाके कभी कभी मिलना पड़ता है कि यहाँ पर किस कस्टमर की रिक्वायरमेंट किस तरह की है, किस तरह के कस्टमर यहाँ पर हैं, मतलब कंज्यूमर जो है यहाँ पर किस तरह का है एरिया में। और कभी कभी उस कंज्यूमर की एनालिसिस में, मार्केट के एनालिसिस में मेल फीमेल का भी आपको बाइफरकेशन करना पड़ सकता है। पता लगा कि कपड़े खरीदने का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादातर महिलाओं के हाथ में रहता है ना, तो आपको लगता है कि महिलाओं की जो मार्केट होगी वो इस इलाके में ज़्यादा चलेगी, जहाँ महिलाएं घर से मार्केटिंग करने के लिए निकलती हैं सामान्यतया, जहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों जा रहे हैं साथ साथ, ऐसे इलाके में लोग रह रहे हैं, मतलब 2x2 की फैमिली है, मियाँ बीवी और बच्चे एक साथ जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो ऐसी जगह जाना पसंद करेंगे जहाँ पर कि वो फैमिली के साथ जा सकते हैं, है ना, जहाँ पर उनको कंफर्ट लगेगा कि नहीं हम अपने बीवी बच्चे के साथ जा सकते हैं। तो एरिया ऐसे डिफाइन होता है, उनका प्रोडक्ट रेंज भी उस हिसाब से डिफाइन होता है ना। जैसे मॉल है, मॉल यहाँ पर जैसे कानपुर में हम कहें तो बड़े चौराहे पर मॉल है, वो चलेगा सबसे ज़्यादा, लेकिन यही मॉल अगर श्यामनगर में जाएगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पर उसको कस्टमर बेस ही नहीं मिलेगा। तो एरिया के हिसाब से जो शॉप्स हैं, जो मॉल्स हैं, जो इस तरह के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, वो भी डिफाइन होते हैं। जैसे कानपुर का पुराना व्यापार वाला सिस्टम था, थोक का काम सारा पुराने कानपुर, नयागंज, जनरलगंज, कलेक्टरगंज के आसपास सिमटा हुआ था। अब आज की तारीख में क्या है कि वो जो थोक का सारा काम जो है पूरे उत्तर प्रदेश में बाइफरकेट हो गया है, तो अब वहाँ पर वो काम कम हो गया। अब क्या है कि कानपुर में थोक की दुकान कोई भी आदमी विकासनगर में भी जाके खोल सकता है। विकासनगर मतलब शहर के बाहर के इलाके में, हमारा ये कहना, क्योंकि वहाँ पर जब वो दुकान खोलेगा तो उसके आसपास के 5-7-10 किलोमीटर के लोग उसको कस्टमर उसको मिलने लगेंगे, दुकानदार। इस तरीके से कोई भी आदमी अपने व्यापार को करते समय उससे संबंधित एरिया, उससे संबंधित कस्टमर, उससे संबंधित प्रोडक्ट रेंज, उससे संबंधित प्राइस रेंज, ये सारी चीज़ें उसको डिसाइड करनी पड़ती हैं। और इस मार्केट को रिसर्च किए बिना अगर आप कोई व्यापार चालू करेंगे तो आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में सफलता की गुंजाइश बहुत कम है, रेयर है। तो करने से पहले इसको ज़रूर डिसाइड करें, इस पर बहुत वर्किंग करें। और फिर से हमने कहा कि जो भी वर्किंग करें सब लिखा पढ़ी में करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद।